वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज दी फॉर्मूला कैप्सूल सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी के सारे फॉर्मूले डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। मेरे को पता है तुम लोग ये सीरीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एकदम कम समय में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्रक्स में मिल जा रही है। और सेकेंडली ये है कि यहां पर मैं आपको इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहां पर जो सरप्राइज मैं एक्चुअली आपको दिया था लास्ट वाली क्लास में, देखते हैं यहां पर आपको मिलता है कि नहीं। वो वाले के लिए तो बहुत बढ़िया तुम्हारे यार रिस्पॉन्स आए थे। इवन टेलीग्राम के ऊपर भी मेरे पास 8-10 मैसेज आए थे कि भैया वो लिटरली वो जो क्वेश्चंस थे देवर अमेजिंग। डेफिनेटली होंगे भाई, हाथों से बनाए वाले सारा सोल्यूशन वो सारे हाथ से लेके हुए हैं, वो सारी चीज तुमको प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पर तुम सारा जो टाइम टेबल है यहाँ पर देखो। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम लोग फॉर्मूला कैप्सूल करा के एक तरफ कर देंगे। ना भाई, ऐसा नहीं। 7 अगस्त को यहां पर मैकेनिक्स प्रैक्टिस सेशन, कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन, कंप्लीट सवाल मैं यहां पर आपको सॉल्व करवाऊंगा। ये आपको फॉर्मूला कैप्सूल तो पता है, इसका एग्जीक्यूशन भी यहीं पर करवाएंगे। ऑप्टिक्स प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, साउंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो, रेगुलर सेशन लेना, कंप्लीट प्रैक्टिस करवाना और स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट देना। इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू। वी आर डूइंग इट फॉर यू, वी आर मेकिंग इट पॉसिबल। So this is your Kapil Bhaiya. I actively welcome you all for Roar NDA. Let's kill all the formulas together. ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? She is like NDA का पेपर डिफिकल्ट होते जा रहा है। तुम कर तो लोगे ना? आप क्या बोल रहे हो? चुप कर। इस बार जो नरेंद्र भैया और कपिल भैया बोलेंगे सिर्फ वही करूंगा। एक बार बता रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यू नो, इट्स द पेन इन माई हैंड, आई एम नॉट लाइंग समथिंग। ठीक है। इफ यू फॉलो ईच एंड एवरी स्टफ दैट वी हैव गिवन ऑन यूट्यूब, ठीक है, जितनी भी चीजें करा रखी है ना, करके चले जाओ। सही बता रहा हूं। तुम्हारा 400 प्लस स्कोर नहीं बना तो फिर बोल देना। 400 प्लस स्कोर यदि नहीं बना तो फिर बोल देना। इतना बढ़िया तुम्हारा रिजल्ट निकल कर आएगा। बढ़िया से फॉलो करो। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहां पर पहला फॉर्मूला न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या है, जिसमें बताते हैं कि ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू प्लैनेट। यदि दो प्लैनेट के बीच का हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स की बात करेंगे तो यहां पर ये जो फोर्स है वो दोनों प्लैनेट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां पर एक चीज मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है जो छूट जाएगा। यहां पर चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला भी नहीं छूटेगा। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब जहां पर जी है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू बस आपको इतना बताई जाती है कि 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मगर आपको मैं सीरियस में भी बता रहा हूं भाई, कैसे भी पूछ सकता है आपको, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो यहां पर देखना, ये जो जी है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये याद कर लेना। ये काय में है, ये है सीजीएस में। ठीक है, ये सीजीएस में, और ऊपर वाला नॉर्मल जो कि एसआई यूनिट है। ठीक है। इतनी चीजें माइंड में है, बिल्कुल सर इतनी माइंड में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब लास्ट टाइम तो अब मैंने तुमको क्या बोला था, डाउट तुम्हारा काय में था, डाउट तुम्हारा इसमें था कि सर आप करवाओगे फॉर्मूला और उनका इंप्लीमेंटेशन, व्हाट अबाउट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, आपने बोल दिया कि बड़े वाले प्रैक्टिस सेशन लेकर आओगे, मगर अभी जो आप फॉर्मूला बता रहे हो, व्हाट अबाउट देम, उनका क्या, चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सरप्राइज दिया था ना, इस बार भी देखो सारे के सारे जितनी भी यहां पर देखो फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन ना, देखो ग्रेविटेशन के जितने भी सवाल हैं, हर एक सवाल में आपको नया कंसेप्ट मिलेगा। सारे यहां पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करने वाला हूं। ये देखो, ठीक है, ये यहां पर ग्रेविटी के सारे सवाल ND1 2024 जो अभी आपका पेपर हुआ है, और सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है साइड में। ये देखो, ये ND1 2024 में वापस से जो सवाल आया था यहां पर, वो भी करवा रखा है। ये यहां पर ND1 2024 सारे सवाल यार, ये वापस से ND1। ये देखो जितने भी सवाल हैं मैंने यहां पर कंप्लीट है। ये फिर 23, ये आप खुद देखो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आखिरी पीडीएफ मैंने आपको शेयर करी। ये सारे मैंने यहां पर सोल्यूशन यहां पर साइड में करवा रखे हैं। सारे के सारे आंसर यहां पर गिवन है। ठीक है। और जब बड़ा वाला प्रैक्टिस सेशन में लूंगा उसमें सॉल्व भी करवा दूंगा। बट सुनो, मैं तुमको ये पहले से प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं, एटलीस्ट ट्राई करो यार, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करोगे तो चीजें क्लियर होंगी। सर व्हाट अबाउट, है ना, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वेट, देखो वेट क्या होता है नॉर्मली। वेट क्या है, एक ऐसा ग्रेविटेशन फोर्स जो कि अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच में लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। अब फोर्स है सर, फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर W इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mg। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। यहां पर जो g की वैल्यू होती है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो g की वैल्यू है ये चेंज करती रहती है। ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैं आपको सीन बता रहा हूं कैसे होता है। देखो अभी आपने क्या देखा, यहां पर आपने एक चीज देखी, ऊपर दो फॉर्मूले आपने निकाले। कौन कौन से भी आप फॉर्मूले निकाले, देखो मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक चीज निकाली, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। बिल्कुल सर, आपने ये निकाला। दूसरी चीज आपने क्या निकाली,
सर आपने ये निकाली कि जो वेट है ये किसके बराबर है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो फोर्स, ये जो वेट है, ये फोर्स ही तो है, तो दोनों को इक्वल कर दें। तो यदि LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे, तो GMM अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या आ गया, GM अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू G। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया सभी को? बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब G की वैल्यू कहां कहां पर डिपेंड करती है सर, मास के ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस के ऊपर, और डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करती है। मगर जिसके ऊपर, मतलब जो बॉडी रखी हुई है उसका मास और रेडियस बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिस प्लैनेट की रखी हुई है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि गलती से, जो ऐसी चीजें बता रहा हूं ये कोई नहीं बताता है भाई, ठीक है, यदि G का रिलेशन, यदि कोई भी क्वेश्चन आया, यदि तुमसे बोला कि मास डबल हो गया, रेडियस ये हुआ, और हल्का सा डेंसिटी का बस वर्ड वहां पर आ गया, डेंसिटी का जिक्र हुआ ना, तो आपको इस फॉर्मूले में भी डेंसिटी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई चेंज हो जाता है यहां पर। क्या चेंज हो जाता है भैया? देखो, यदि मैंने यहां पर नॉर्मली क्या होता है, GM अपॉन R स्क्वायर, ओके सर, यहां पर ऐसा होता है। अब यहां पर मास है तो मेरे को डेंसिटी लाना पड़ेगा, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, यहां पर मैंने लिख दिया रो। अब यहां पर वॉल्यूम कितना होता है, अर्थ स्फीयर है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो जब मैंने यहां पर G ये लिखा 4/3 पाई आर क्यूब लिखा और नीचे R स्क्वायर लिखा, तो भाई ये R से ये R तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी हो जाएगी जब डेंसिटी का जिक्र करा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए याद करना हो याद कर लो, समझा भी मैंने दिया। ठीक है, अब आपकी मर्जी। अब यहां पर देखो, यहां पर कुछ केपलर्स के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस थे, उसमें से जो तीसरा लॉ था उसमें एक बढ़िया सा फॉर्मूला दिया है, इसके ऊपर PYQ भी पूछे हुए हैं, जो कि मैंने ये वाली जो PDF आपको प्रोवाइड करी है वहां पर बता रखा है। ठीक है, ये क्या था कि देखो, पहली बात तो डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ये जो प्लैनेट है और सन, इसके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है इसको D से डिनोट करो। ठीक है, और कितना उसको टाइम लग रहा है एक पूरे पीरियड को कंप्लीट करने के लिए, उसको T से डिनोट करो। तो ये जो क्यूब है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। मतलब उसको ऑर्बिट करने में कितना टाइम लग रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे, द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सभी को? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। दो वेलोसिटी, भाई इसका फॉर्मूला गलती से भी छोड़कर मत जाना। यहां पर मैंने सवाल करवाया, ND1 2024 में आया था, इसकी वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी सभी को पता है सर, कितनी वेलोसिटी उसको दे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से ही बाहर हो जाए, कितनी, √2gr, इतनी देना है आपको। और यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है √gr। अब एक क्वेश्चन पता, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी कई लोग समझते हैं 2 गुना है। अरे भाई 2 गुना नहीं है, √2 टाइम्स ज्यादा है, इसमें √2 का मल्टीप्लाई हुआ है, बस कुछ नहीं। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है अर्थ के ऊपर, और ये 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है, याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां पर ग्रेविटी में ये वाला एक सवाल आता है, और ये बहुत रेयर है, तुम लोग को नहीं बताया जाता, मैं बता रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वो क्या है, यदि तुमने इस बॉटल को नीचे पूरा डालने का कोशिश करा कि इसको चले जाए, वो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है ब्यूएंट फोर्स। ब्यूएंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय द वाटर। ठीक है, उसको अंदर इमर्ज होने नहीं देगा, तो आपको ऊपर से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको अंदर डालने के लिए। तो अब ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है कितना लगाना पड़ेगा। मोटिवेशन देख रहे हो, चिल्ला रहा हूं भाई। बीइंग अ डिफेंस एजुकेटर, ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इट इज द हाई जोश एंड द हाई एनर्जी दैट कैन डिफाइन यू, यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट। सीधी बात, मैं बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं, देखो 10 बार मैं बैच में पढ़ाता हूं ना, आप मेरे से 10 बार कोई चीज पूछोगे ना, मैं 10 बार बताऊंगा, मगर बताने का तरीका हर बार इतना बढ़िया होगा, और एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरे बार और अच्छे से बताऊंगा। मगर ये जो मोटिवेशन है ना, जो रेजुवेनेटेड एटीट्यूड है, ये कभी कम नहीं होता है। ठीक है, और ये आपको भी यहां से सीखना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉटल कर देना, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, रिलेटिव डेंसिटी मतलब कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और डेंसिटी का रेशियो, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर देखो सर, ये आपने पूरा करवा दिया काय का, ये पूरे कंप्लीट फॉर्मूले मैंने आपको ग्रेविटी के बता दी, इसके बाहर कुछ भी नहीं, ग्रेविटेशन के। नाउ टॉक अबाउट वर्क डन। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला सभी को पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मगर ये छोटी क्लास में पढ़ा है। अब यहां पर एक क्या करना पड़ता है आपको, एंगल के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट भी है, मगर साथ में कॉस थीटा भी है। ये थीटा डिफाइन करता है, ये जो थीटा है ना, ये बताएगा। देखो यहां पर यदि मैं बोलूं कि वर्क डन 0 कब होगा, देखो वर्क डन 0 तब होगा तब ये फोर्स की वैल्यू यदि आप 0 कर दो, या तो आप डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, या तो ऐसा हो कि फोर्स और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएं, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। क्यों सर, यदि ये परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा की वैल्यू 90 और cos 90 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये तो हो गया, मैंने आपको इतना बता दिया। मगर सर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा? ठीक है, ये कंडीशन क्या आप हर एक केस के लिए बता सकते हो जो कि सारे के सारे केस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं? देखो ये लो, देख लो, ये सारे के सारे केस यहां पर लिखे हुए हैं, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जितने भी केस हैं सारे केस यहां पर मेंशन्ड है। सारे केस, जब 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव वर्क डन, जब 180 डिग्री होगा तो नेगेटिव वर्क डन, 90 डिग्री होगा तो जीरो वर्क डन। ये फॉर्मूला नहीं है मगर फिर भी मैंने तुमको बता दिया, यहां पर इंक्लूड कर दिया है, रीड कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का देखो, पहली बात तो किलोवाट आवर सभी को पता है, इट इज दी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट क्योंकि हम लोग यूज करते हैं ना, यदि एक यूनिट बिजली का बिल आया तो पता कितना आया है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। एक कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एक जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर। भैया समझ में नहीं आया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये लो। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, फिर 1 कैलोरी, फिर 1 जूल और सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे याद करोगे, देखो इसकी 10⁻6 है सबसे बड़ा और इसकी पावर माइनस में है तो सबसे छोटा, बस कैलोरी सेकंड पे आएगी। क्लियर है? अब यहां पर देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। अब यहां पर एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, वो क्या कहती है कि जो वर्क डन है ये किसकी वजह से होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना, इससे क्या आ जाएगा ये। अब यदि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यहां पर मतलब ज्यादा हुई है तो ये फाइनल ज्यादा होगी, है ना, ये ज्यादा होगी और ये कम होगी तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों केस यहां पर बता दिए। मैं ऐसी चीज भी बता रहा हूं जो कि फॉर्मूला में नहीं है मगर इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब ऊपर जैसे अपन ने जिक्र करा था कि यदि डेंसिटी होगी, यदि क्वेश्चन में गलती से मोमेंटम का जिक्र कर दिया हो तो क्या करना, यहां पर क्या करना है, देखो आप यदि यहां पर मोमेंटम का जिक्र कर दिया और देखो यदि नॉर्मली आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी काय के ऊपर डिपेंड करती है, आपने बोला हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, आप बोल दोगे। मगर मेरी बात सुनना, यहां पर चेंज आ जाता है, जब हल्का सा मोमेंटम का जिक्र हुआ तो यहां भी मोमेंटम बनाना पड़ेगा। कैसे? आप कुछ मत करो, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नीचे डिवाइड कर दो, तो बात एक ही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये p आ गया ना। mv क्या होता, p इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो ये इतना हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, अब एक एक को कांस्टेंट लेना, यदि मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हुई तो यहां पर जो मोमेंटम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास। यदि मास कांस्टेंट हुआ तो देखो तीनों चीजें मैंने बता दी आपको, तीनों, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी ना हो। बस यहीं से तो सवाल आएंगे, और कहां से सवाल आएंगे भाई, यही सवाल देगा और क्या। अब यहां पर देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ये भाई ने यहां पर सोचा कि मैं ट्रक यहां पर रोक दूंगा, मगर वो ट्रक चलते 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 यहां तक इतना कवर कर गया तब जाकर रुका, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू mv² अपॉन 2f। ये कैसे आया, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने बताया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, अब यहां पर वर्क डन जो है, वर्क डन किसके बराबर है, अब यहां पर ये स्टॉपिंग फोर्स हो गया और ये स्टॉपिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, क्यों, क्योंकि यदि कोई आदमी 20 मीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया है तो यहां पर वापस तो आया नहीं, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट को अभी अपन डिस्टेंस बोल रहे हैं, तो ये है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी काय के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के बराबर, तो एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, दोनों के इक्वल रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv², ये काय के बराबर होगा f मल्टीप्लाई बाय s। तो यहां पर जो f है आप क्या कर दो, इसको नीचे ले जाओ और ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये स्टॉपिंग। अब वहीं स्टॉपिंग टाइम, अब कितने टाइम में वो रुका तो उसका फॉर्मूला ये आ गया, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द पोजीशन की वजह से होती है। अब यहां पर देखो पावर, आखिरी पॉइंट है पावर, अच्छे से पढ़ के जाओ। पावर को कहा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और क्या होता है, ये जूल पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अब यहां पर देखो, जितना जल्दी काम होगा उतनी ही ज्यादा उसने कंज्यूम करी है पावर। एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट। एक मेगावाट में कितना होता है, 10⁻6 वॉट। एक किलोवाट में कितना होता है, 10⁻3 वॉट। इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, देखो जो तुमको सवाल आते हैं ना, कितनी एनर्जी यूनिट कंज्यूम करी है, उसका फॉर्मूला कैसे बना है मैं तुमको बताऊं। तुम पावर में टाइम का मल्टीप्लाई करते हो, देखो मैं तुमको बता रहा हूं। वो फॉर्मूला ऐसे बना है कि तुमको तो ये चीज पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तुमको एक बात पता है, वर्क डन एनर्जी
और एक है हीट। इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो सेम है, ml2t-2, याद रखना। तो इन दोनों को जैसे इक्वल लिखा, तो यहां पर तुम वर्क डन की जगह एनर्जी लिखो ना, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी मतलब हीट एनर्जी मतलब किलोवाट आवर, तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, ये फॉर्मूला आ गया। इसी से तुम लोग क्या निकालना, कितनी यूनिट कंज्यूम करी, बस। यदि आंसर किलोवाट में चाहिए तो इतने समझदार हो, पावर को काय में ले लेना, किलोवाट में, और टाइम को ले लेना आर में, बस। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। सो फाइनली ये वाला सेशन हम लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये वाला सेशन, और बता रहा हूं आपको, एक वीक मेरे को फॉलो कर लो भाई। 1 सितंबर को जब आप आओगे ना, यू विल मैसेज मी और बोलोगे भैया जो आपने बताया था वहीं से पेपर आया। बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कंटेंट के ऊपर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का, कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बेनिफिट में सारी चीजें जाएं। यू नो, नॉट ओनली मी, नरेंद्र सर इज वर्किंग फॉर हिज कंटेंट। ठीक है, मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीजें वहां पर। इस बार मैथ्स का लेवल दिखाया आपने कितना बढ़िया गया है। जेई के सवाल भी हम लोग इवन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वहां पर जितने भी हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, उतने मैं मान रहा हूं कि हमारे को व्यूज नहीं मिल रहे हैं, बट स्टिल वी आर मोटिवेटेड। We don't care about what right now we are going the result. ठीक है, हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट लॉन्ग टर्म रिजल्ट यू विल गिव अस। जितने लोग भी, यदि 100 लोग इस सेशन को देखे ना, तो पक्की बात है 100 लोग तो जितने ये यहां से फॉर्मूले हैं ना वो सवाल कर देंगे वहां पर, यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, अब भैया व्हाट अबाउट वर्क पावर एंड एनर्जी, ये ले भाई, यहां पर वर्क पावर एंड एनर्जी के भी सारे सवाल मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, ये जितने भी ND1 2023 आखिरी बार पूछा था यहां पर सवाल, ये सारे सवाल मैंने यहां पर करवा रखे हैं। और ये जो PDF है, बस जैसे यहां पर ये सेशन अब भी एंड हुआ, बस 5 मिनट बाद वहां पर अपने रोर NDA जो मेन ग्रुप है ना वहां पर जाकर डल जाएगी। और उसी ग्रुप पर डेली 8 बजे आपको वोकैब देखने को मिलती है, जहां पर CDS और NDA की वोकैब यहां पर कंप्लीट करवाई जाती है। और बहुत ही क्रूशियल वोकैब है, यहां से भी आपको पक्का है एग्जाम, कुछ वर्थलेस डालते नहीं है। क्यों, तुम्हारा भाई, वी नो इट वेरी वेल, योर एफर्ट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो वर्थ इट होना चाहिए। यहां पर रोर NDA क्विज ग्रुप है, यहां पर बढ़िया लेवल की क्विज के क्वेश्चन डालते हैं, टाइम पास करने के नहीं डालते हैं। आप ओपन करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, मजा आ गया तुम्हारे को पढ़ाने में। तो मेरे को बताना सेशन कैसा लगा। ठीक है, आई होप यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।